दोस्तों आजकल एक बड़ी समस्या है। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पर ये वीडियो है। नील शुक्राणु यानी कि मर्द के इस आपके जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है, उसके अंदर जब स्पर्म नहीं होते हैं तो उस हालत को हम नील शुक्राणु कहते हैं या नील स्पर्म कहते हैं। इसी को एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। और अक्सर देखिए, एलोपैथी के अंदर अंग्रेजी दवाओं में इसका कोई इलाज नहीं है। और इसकी क्या क्या वजूहात हैं, थोड़ा सा मुख्तसर सा बात करेंगे और फिर उसके बाद में मैं आपको एक ऐसा शानदार नुस्खा दूंगा जो बहुत पुराना नुस्खा है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये एज़ोस्पर्मिया की प्रॉब्लम पहले कितनी हुआ करती थी और आज कितनी है। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से इसका अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि पहले तो गाहे बगाहे हजारों में कोई एक केस हुआ करता था, हजारों में कोई एक केस। लेकिन आज की हालत यह है कि आज बहुत सारे पेशेंट्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनके सीमन के अंदर स्पर्म काउंट नहीं है, जीरो, नील शुक्राणु। इसकी वजह से वो औलाद का सुख हासिल नहीं कर पाते। तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को छोटा समझा जाता है, समस्या बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और अक्सर होता क्या, देखिए मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें भी जिक्र किया था कि लेडीज को जिम्मेदार करार दे दिया जाता है कि भाई बच्चा नहीं हुआ तो इसके लिए सिर्फ ये औरत जो है वो जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बार औरत जिम्मेदार नहीं होती है, आदमी भी जिम्मेदार हो सकता है। अगर उसके स्पर्म नहीं है, नील शुक्राणु की प्रॉब्लम है, एज़ोस्पर्मिया है, तो कैसे बच्चे पैदा करेगा। तो यहां पर देखिए, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दूंगा इंशाल्लाह कि जिसके इस्तेमाल से अगर बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं है, बिल्कुल नील स्पर्म है, नील शुक्राणु प्रॉब्लम, तो वो भी इंशाल्लाह पैदा हो जाएंगे और औलाद का सुख हासिल कर सकते हैं। नुस्खा बहुत जबरदस्त है, हल्का सा जटिल तो है। देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसका कोई सानी ना हो, जिसका कोई जवाबी ना हो, जिसके कोई पैरेलल ही ना हो, ऐसी चीज बनाने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा। तो देखिए, और बातें बाद में करूंगा। दो चार ऐसी एहतियात हैं जो कि इलाज के दौरान की जाएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस दौरान, जबकि ये इलाज आप कर रहे हो, जब ये नुस्खा आप बना लें, तैयार कर लें, उसके बाद जब आप खाना शुरू करें तो और दीगर क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं फिर, क्योंकि ज्यादा बातें करेंगे वक्त ज्यादा हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहली चीज जो हम इसमें ले रहे हैं वो है शिवलिंगी के बीज। और ये आपको मैं बता दूं कि दोनों में काम करते हैं, मर्द और औरतों में, लेकिन यहां पर हम सिर्फ मर्द की बात कर रहे हैं। यहां सिर्फ हम मर्दों की बात कर रहे हैं, वो मर्द जिनकी लेडी के अंदर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन शायद ये युगल है, जोड़ी है, उसमें लेडी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मर्द की नील शुक्राणु की वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो उसको कंसीव कराने के लिए जरूरी ये हो जाए कि आपके वीर्य के अंदर स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी हो, मोटिलिटी अच्छी हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपको मैं लिए चलता हूँ अब नुस्खे की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया है शिवलिंगी के बीज 25 ग्राम। नोट करते चलिए, देखिए नोट करते चलिए, अभी पेन कॉपी वगैरह नहीं है तो उठा लीजिए, आप उसको नोट कर लीजिए। फिर आप वीडियो तलाशते हैं तो वीडियो मिलती नहीं है, अक्सर लोगों को शिकायत ये रहती है। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए इसको। शिवलिंगी के बीज 25 ग्राम, कौच बीज शुद्ध किया हुआ। हमने शुद्ध करने का तरीका भी पिछली वीडियो में बताया था, कौच बीज को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। आपको याद न रहा हो तो आप कोई और वीडियो दे सकते हैं, कौच बीज को शुद्ध करने का तरीका यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। तो वो है 50 ग्राम कौच बीज शुद्ध वाला, 50 ग्राम
सुपारी, जिसको छालिया भी बोलते हैं या छाली या छालिया बोलते हैं, ईरानी सुपारी, ईरानी या छालिया ईरानी, ईरान की आई हुई, ईरान से आई हुई या ईरान से जो एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके मंगाई जाती है, वो छाली आपको लेनी है 50 ग्राम। ठीक है। इसके बाद में लेना है आपको अश्वगंधा 50 ग्राम, सफेद मूसली 25 ग्राम, गिदारी कंद 25 ग्राम, शतावरी 25 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 10 ग्राम। देखिए शिलाजीत के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जो जैसे कि फुलविक एसिड होता है इसके अंदर, और इसके अंदर तीनों तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे तत्व भी मिले हैं जो 60% तक आपके वीर्य के अंदर शुक्राणुओं को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। तो ये भी डालना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक चीज सुन लेना अच्छी तरह से, अगर शिलाजीत शुद्ध नहीं हुई तो ये नुस्खा बहुत ज्यादा काम करने वाला नहीं है। हालांकि इसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन एक चीज आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, जैसे पंच तत्वों को मिलाने के बाद में एक इंसान बनता है ना, अगर एक भी तत्व इसमें से हटा दें तो फिर क्या रह जाता है सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पर इसीलिए सब चीजों का सही होना, शुद्ध होना और असली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुद्ध शिलाजीत 10 ग्राम लेनी है आपको। इसके बाद में लेना है अकरकरहा ईरानी, अकरकरहा ईरानी ये भी 10 ग्राम लेना है। इसके बाद लेना है सिद्ध मकर ध्वज, ये बना हुआ आता है सिद्ध मकर ध्वज, ये लेना है आपको 2 ग्राम। इसके बाद में लेना बंग भस्म, बंग भस्म ये है आपका 5 ग्राम। इसके बाद रजत भस्म, रजत भस्म यानी चांदी की भस्म, वो है 5 ग्राम। इसके बाद है मरवरीद असली, यानी मोती होता है असली मोती, मरवरीद ये है लेना है आपको 3 ग्राम। ठीक है। अब देखिए, अब आती है नुस्खे को तैयार करने की बारी। नुस्खा किस तरह से तैयार किया जाता है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि नुस्खे के अज्जा जितने अहमियत रखते हैं उतना ही ये भी अहमियत रखता है कि नुस्खे को तैयार कैसे कर रहा है, क्योंकि उसमें भी पूरी हिकमत होती है। यह नुस्खा जो है एक बहुत प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खा है, बहुत पुराना, और ये बहुत कारगर है। देखिए, जब कभी हम बहुत सारे नुस्खे होते हैं एक ही बीमारी के ऊपर, लेकिन उस नुस्खे को चुना जाता है जो नुस्खा सबसे बेस्ट होता है, द बेस्ट होता है, उसी नुस्खे को हम आपके सामने रखते हैं। तो अब क्या करना है, तो तैयारी पे आ जाइए। अब क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जो काष्ठ वाली चीजें हैं, यानी कि जो लकड़ी वाली चीजें हैं, चाहे वो जड़ है, चाहे वो तना है, या वो छाल है, जो भी कुछ है, जैसे कि सुपारी, सुपारी भी लकड़ी की तरह होती है, एक फूल होता है, लेकिन एक लकड़ी की तरह बॉल होती है गोल, जो पान में काट कर खाते हैं, सुपारी, छालिया जिसको बोलते हैं, ईरान की वो होनी चाहिए ये। इसका आपको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। अब लेना अश्वगंधा, ये भी जड़ होती है, इसको भी लेना है। सफेद मूसली, ये भी जड़ होती है, काष्ठ होती है, लकड़ी होती है, इसको भी लेना है। विदारी कंद, ये भी कंद होता है, जड़ होती है, ये भी सूखा हुआ लकड़ी सी हो जाती है, ये भी लेना है। और शतावरी, शतावरी भी लेनी है आपको। ये चीजें जो, और लेना है अकरकरहा, एक ये भी लकड़ी होती है, जड़ होती है, अकरकरहा ये भी लेना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें हैं जो कि लकड़ी वाली है, जड़ या तना या जो भी कुछ कहना है इसको, लेकिन लकड़ी की शक्ल होती है इनका। सबसे पहले क्या करना है आपको, इनको बारीक पीस लीजिए। बारीक पीसने के बाद में आप इसको ले लीजिए, और लेने के बाद में इसको कपड़ छन चूर बना ली, बिल्कुल बारीक एकदम। इसको छान लेने के बाद में आपको एक चीज और लेनी है, वो लेनी है अष्ट धातु का पतरा। अष्ट धातु देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं आपको, हिंदू धर्म में काफी ये शुभ माना जाता है अष्ट धातु, लेकिन यहाँ पर अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो इसका अपना ही एक स्वभाव है और अपने ही गुण है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें इन औषधियों को अष्ट धातु का टच देना है, और एक और चीज देनी है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या करना है, सुनिए ध्यान से। अब ये दवाई हमने ले ली, जितनी भी दवाई हुई तकरीबन इतनी दवाइयों की लगभग ऐसे मान के चलिए लगभग
200-250 300 ग्राम के करीब, 250 ग्राम मान के चलिए आप। इसको ले लीजिए आप 250-300 ग्राम दवाई जो भी पीस कर पाउडर बनी है। इसके बाद में आपको जाना है एक बरगद के पास। बरगद का जो पेड़ होता है, बनियान ट्री जिसको बोलते हैं, उसको भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कौन सा होता है, जिसकी शाखाएं नीचे लटक के स्तंभ बन जाती हैं। बरगद को सभी जानते हैं, बरगद का पेड़। उस पर जाना है और इस पर चढ़ने के बाद में आपको चढ़ाना है, किसी को खुद नहीं कर सकते तो करवाना है किसी से। इसको चढ़ने के बाद लगभग 12 से 15 फीट की ऊंचाई पर, 12 से 15 फीट की ऊंचाई पर आपको इसकी छाल हटा के लगभग 1 इंच से 1.5 इंच का आपको एक खड्डा ऐसे तैयार कर लेना जिसमें आपकी सारी दवा आ जाए, जिसमें आपकी सारी दवा आ जाए उस खड्डे के अंदर। तो इतना बड़ा एक खड्डा बना लीजिए। उसमें अब क्या करना है, उस दवा को अच्छी तरह से भर दीजिए, ऐसे करके भर दीजिए हाथ से, और पूरी तरह से उसको उस जगह को लेपन कर दीजिए उसका, ताकि ये पाउडर, क्योंकि बारीक पाउडर है इसलिए ये गिरेगा नहीं। अगर आप मोटा दरदरा रह जाएगा तो ये चिपक नहीं पाएगा, ये नीचे गिरेगा, इसलिए बिल्कुल बारीक कपड़ा छन्न होना चाहिए, कपड़े में छना हुआ। इसके बाद में आप इसको लेकर, इसके बाद में इसके ऊपर अष्ट धातु का जो पतरा होगा, अष्ट धातु 8 धातुओं से बना हुआ वो पतरा या प्लेट, अगर प्लेट की शक्ल में मिले तो उसको ठोक के आप सीधा कर लीजिए और उसको इस तरह से लगा दीजिए जहां आपने वो भरा है, पाउडर भरा है, उसके ऊपर इस तरह से इसको चिपका दीजिए और 2-3 छोटी छोटी कीलें उसमें ठोक दीजिए ताकि ये निकलने ना पाए। अब देखिए आपने ये तैयार कर दिया। अब ये क्यों इतनी ऊंचाई पर, 8 से 12 ऊंचाई पर रखा, नीचे क्यों नहीं रखा? तो भाई मेरी समझ में जहां तक आता है तो शायद इसलिए रखा, कोई निकाल के ना ले जाए। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, यार किसी के सामने अगर करेंगे ये अमल तो जरूर उसके दिल में ये पैदा होगा कि भाई ये करके क्या गया है, इसको जरूर देखना, और वो देखेगा। आप चले जाएंगे तो देखेगा, फिर आपका सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। तो ये ख्याल रखना है कि ऐसे स्थान पर किया जाए काम जब आपको कोई देख ना रहा हो। और बरगद की पेड़ पर वैसे कोई चढ़ता भी नहीं है, जो चढ़ेगा तो उसको दिखाई देगा, और इतनी ऊंचाई तक लोग चढ़ते भी नहीं है। बाकी इसकी क्या वजह रही होगी, ये वो उस समय के वैद्य जानते होंगे। इसको इतनी ऊंचाई पर, 12 फीट की ऊंचाई पर कुछ पेड़ का कुछ ऐसा कुछ कल्चर बदल जाता है, क्या होता है ये कुछ और बात होगी। बहरहाल आपको ये काम करना है। उसके बाद में 21 दिन तक इसको रखे रहना है, और 21 दिन बाद में इसको आपको दवा को निकाल लेना है। दवा को निकालने के बाद में पीस लीजिए, और इसके बाद में फिर आप इसमें सिद्ध मकर ध्वज, बंग भस्म, रजत भस्म और मरवरीद को बारीक पीस कर, बिल्कुल खरल करके, वैसे तो पीछे वो भस्म तो बनी बनाई आती है, तो इसको बारीक करके आप फिर इसको मिला दीजिए आप। ये आपकी दवा हुई तैयार। ये आपकी दवा हो गई तैयार। इसमें से आपको 2-2 ग्राम दवाई सुबह, दोपहर और शाम को लेनी है। दूध के साथ में लें, दूध के साथ में नहीं लें। और ये दूध जो है भैंस का, गाय का वो बहुत बढ़िया है, गाय का बहुत बढ़िया, गाय का हो। लेकिन गाय का ना मिल पाए तो आप दवा तो खाएंगे भाई, गाय का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, तो भैंस के दूध से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद आप इसका इस्तेमाल करें। और देखिए अब कितने दिन तक इसको इस्तेमाल करें, तो आप ध्यान से सुनिएगा भाई। ये कोई बुखार नहीं है, ये कोई बुखार नहीं है, सर्दी नहीं है, नजला नहीं है। हालांकि नजला भी कई दिन खींच लेता है, जो दवाई खाएंगे फट से सही हो जाएगा। बल्कि ये एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर जो चीज नहीं है उस चीज को पैदा करना, तो वक्त तो लेगा। तो इसमें 90 से 180 दिन तक लगते हैं, यानी 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम लग सकता है, लेकिन इसको पाबंदी के साथ में इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जरूर 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 मिलेगी इंशाअल्लाह। देखिए और क्या इसकी आपको मैं बताता हूं। अब ये तो नुस्खा तैयार हो गया, खाने का तरीका भी हो गया, कितने दिन लेना है ये भी हो गया। अब सुन लीजिए ध्यान से। देखिए आपके जो स्पर्म होते हैं वो आपके वीर्य में रहते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। वीर्य कहाँ रहता है? वीर्य, ये स्पर्म रहते हैं आपके
टेस्टिकल के अंदर यानी वृषण के अंदर जो एक नीचे थैली लटकी होती है लिंग के नीचे, उसमें ही ये पनपते हैं, उसमें ही रहते हैं। और जब आप सेक्स करते हैं, जब आप संभोग करते हैं, तो ये वीर्य के साथ में मिलने के बाद में ये महिला की योनि के अंदर जाते हैं, वहां अंडे से मिलकर ये बच्चे को बनाते हैं। अल्लाह ताला ऊपर वाला जो है एक बच्चे को फॉर्मेशन देता है। तो ये तो हुई बात। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जब ज्यादा गर्मी हो रही हो, जब ज्यादा गर्मी का मौसम हो, तब आपके वृषण जो है, जो थैली होती है, वो लटकी होती है नीचे, काफी नीचे लटक जाती है, आपके जिस्म से नीचे लटक जाती है। लेकिन जब सर्दी का मौसम होता है तो ये वृषण आपके ऊपर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ऊपर चढ़ जाते हैं। वजह मालूम है आपको क्या है? कुदरत ने एक ऐसा इंतजाम करके भेजा है क्यों, ताकि आपके स्पर्म जो है सुरक्षित रहे गर्मी के मौसम में। जबकि आपकी बॉडी जो है हीट हो जाती है, तो आपकी बॉडी का जो तापमान है वो बाहर के तापमान से जब ज्यादा होता है, तब कुदरत ने एक सिस्टम रखा है, वो वृषण आपके नीचे लटक जाता है जिसमें आपके स्पर्म होते हैं, ताकि ज्यादा गर्मी की वजह से ये किल ना हो जाए, मर ना जाए। और जब ज्यादा ठंड होती है, तब इसको मुतदिल करने के लिए, जब ठंड का मौसम होता है, तब इसको स्पर्म को ठंड से बचाने के लिए ये थैली आपके ऊपर हो जाती है और आपके जिस्म के अंदर चली जाती है, ताकि ये इसको गर्माई मिल सके और आपके स्पर्म ठीक रह सके। तो अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा ठंडक रहती है, बहुत ज्यादा ठंड में काम करते हैं, बर्फ का काम करते हैं, कुछ लोग कोल्ड स्टोरेज का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो हमेशा ठंडक बनी रहती है, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी गर्म चीज वगैरह, कोई ऐसी गर्म कोई कॉटन वगैरह, कोई रुई वगैरह रख के अपने वृषणों को सेफ करके रखें, ताकि बहुत ज्यादा ठंडक ना लगे। और जो लोग गर्म काम करते हैं, जैसे भट्टे पर काम करते हैं, ईंट वाले भट्टे पर काम करते हैं कुछ लोग, या लोहार की भट्टी पर काम करते हैं, जो हमेशा उनको गर्मी इतने बड़े टेम्परेचर में रहना पड़ता है, तब उसको इनको अवॉइड करना पड़ेगा। गर्मी में रहते हैं तो कुछ ऐसा करें कि अंदर जो अंडरवियर पहना जाता है, या कोई ऐसा गीला कपड़ा करके जब आप ऐसा काम कर रहे हो, तो अपने वृषणों के, अपने जो आप थैली है लिंग के नीचे, उसके नीचे आप रख लें अंडरवियर के अंदर, ताकि वो जगह सेफ रहे, ठंडी रहे, ताकि आप एक कहीं ऐसा ना हो कि ये आप इतना हसीन नुस्खा, इतना लाजवाब नुस्खा भी इस्तेमाल कर रहे हो और साथ में ये लापरवाहियां भी कर रहे हो और फिर कहें कि नुस्खों में फायदा नहीं किया। तो ये इस चीज का जरूर ख्याल रखना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ और क्या ख्याल रखना है? देखिए, नशा वाली चीजें जितनी भी हैं उनसे दूर रहना है, ठीक है ना। आप कहेंगे दारू भी पी रहा हूँ साहब मैं, और ये भी नुस्खा भी कर रहा हूँ, तो नुस्खे को उठा के फेंक दो, चूल्हे में डाल दो, आपको फायदा नहीं होने वाला। आप तंबाकू का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, धड़ाधड़ बेहिसाब तंबाकू खा रहे हैं, बेहिसाब आप सिगरेट पी रहे हैं, तो आप नुस्खे का इस्तेमाल करो मत, भूल जाओ, ठीक है। अगर इस्तेमाल करना है तो इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। शराब है, सिगरेट है, तंबाकू का इस्तेमाल से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपको औलाद चाहिए तो, नहीं चाहिए तो जो मर्जी चाहे वो। तो भाई इसको बनाइए, इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह ताला फायदा उठाइए। जो लोग बेआस हैं, बे औलाद हैं, उन तक ये नुस्खा जरूर पहुंचाइए और इंशाअल्लाह ताला 100% वर्किंग है, 100% बिल्कुल काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। वक्त लगता है लेकिन काम करेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।